Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the question answer of your class 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट. चलिए आज देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेज नंबर 10 का कॉम्प्रिहेंशन चेक का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? जंक शॉप जो मैंने आपको बताया था जहां पुराना सामान मिलता है, तो ऑथर को, हमारे राइटर को जंक शॉप के अंदर क्या मिलता है? The author found a roll top desk in a junk shop. तो क्या मिलता है? एक रोल टॉप डेस्क, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक तरह की टेबल होती है, एक वुडन टेबल थी, तो उनको जंक शॉप के अंदर मिला था एक रोल टॉप डेस्क. क्वेश्चन नंबर 2, what did he find in a secret drawer? Who do you think had put in there? What did he find in a secret drawer? Secret drawer कहां पर था? रोल टॉप डेस्क के अंदर. तो आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है? What did he find in a secret drawer? उस टेबल के अंदर जो सीक्रेट ड्रॉर था, उसको उसके अंदर क्या मिला? उसके अंदर क्या चीज रखी हुई थी? Who do you think had put it in there? और वो चीज आपको क्या लगता है कि वो चीज वहां पर किसने रखी थी? इसका आंसर क्या है? He found a small tin box there. जो राइटर है उनको टेबल के अंदर, उस रोल टॉप डेस्क के अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्मॉल टिन का बॉक्स मिलता है. It had been placed there by Miss Macpherson. और वो वहां पर किसके द्वारा रखा गया था, या फिर वो वहां पे किसने रखा था? मिस मैकफरसन ने. मिस मैकफरसन कौन थी? उनका नाम क्या था? कोनी. एज आई थिंक, मतलब जब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि वो लेटर वहां पर किसने रखा था, तो आपको यही लिखना है कि मुझे लगता है कि वो लेटर वहां पर मिसिस मैकफरसन ने रखा. उसका आंसर ये हो गया. उस राइटर को उस टेबल के अंदर, उस रोल टॉप डेस्क के अंदर क्या मिलता है? एक ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स मिलता है, और वहां पर वो टिन बॉक्स जिसके अंदर लेटर था, वो टिन का बॉक्स वहां पर किसने रखा था? मिसिस मैकफरसन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन? वो जो लेटर था, जो ब्लैक कलर के अंदर, जो जो वो टिन का बॉक्स था जो ब्लैक कलर का, उसके अंदर एक लेटर था. तो वो लेटर किसके द्वारा लिखा गया था? वो लेटर किसने लिखा था? किसको लिखा था, मतलब किसके लिए लिखा था और कब लिखा था? तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि वो लेटर जो था वो किसने लिखा था, किसके लिए लिखा था और कब लिखा था? तो इसका आंसर क्या होगा? जिम मैकफरसन रोट द लेटर. वो लेटर किसने लिखा था? जिम मैकफरसन ने. टू हिज वाइफ कोनी, अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था. इट वॉज रिटन ऑन 26 दिसंबर 1914. और वो कब लिखा गया था? 26 दिसंबर 1914 को. नेक्स्ट क्वेश्चन, why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? इसका मतलब क्या है कि वो लेटर क्यों लिखा गया था? Why was the letter written? मतलब वो लेटर क्यों लिखा गया था? What was the wonderful thing that had happened? और उस लेटर के अंदर ऐसी क्या चीज लिखी हुई थी, ऐसी क्या बहुत अच्छी चीज उसके अंदर हुई थी जो उस लेटर के अंदर लिखी गई थी? मतलब इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि वो लेटर क्यों लिखा गया था और उस लेटर के अंदर ऐसा क्या था जिसके बारे में वो लेटर लिखा गया था. इसका आंसर क्या होगा? द लेटर वॉज रिटन टू डिस्क्राइब एन अनयूजुअल थिंग इवेंट दैट हैपन ऑन क्रिसमस ईव. लेटर लिखा गया था इसलिए क्योंकि एक घटना हुई थी, या फिर एक ऐसा इवेंट हुआ था. कब हुआ था? एक क्रिसमस ईव को. एक क्रिसमस ईव को एक ऐसी घटना हुई थी, एक ऐसा कोई जिसको आप बोल लो एक इवेंट हुआ था जो कि अनयूजुअल था, यूजुअल नहीं था, मतलब सामान्य नहीं था, नॉर्मल नहीं था, है ना. थोड़ा सा जैसे नॉर्मल होता है कि जैसे एक नॉर्मल चीज है जो कि रोज ही हो रही है, लेकिन वो ऐसे एक नॉर्मल चीज नहीं थी, एक अलग सी चीज थी, इसलिए वो लेटर लिखा गया था. वो नॉर्मल चीज क्या नहीं थी? क्रिसमस ईव एट द बैटल फील्ड. और बैटल फील्ड मतलब जो कि आपका युद्ध का मैदान होता है, जहाँ पे बैटल्स लड़े जाते हैं, जहाँ पे युद्ध लड़े जाते हैं, जहाँ पे वॉर लड़े जाते हैं, उस जगह से वो लेटर लिखा गया था. बोथ द एनिमीज सेलिब्रेटेड द ईव इन द फेरोसिटी ऑफ वॉर. फेरोसिटी ऑफ वॉर का मतलब उस जो वॉर के माहौल के अंदर, जब युद्ध का माहौल था उसके अंदर, बोथ एनिमीज मतलब इस तरफ के एनिमीज, जो बीच में जो नो मैंस लैंड या फिर जो बॉर्डर थी उसके इस तरफ वाले एनिमीज और उसके दूसरी तरफ वाले एनिमीज. मतलब जैसा कि मैंने आपको लेटर अपने वो चैप्टर के अंदर पढ़ाया था कि एक जर्मन की तरफ से और एक
ब्रिटिशर्स की तरफ से। तो दोनों एक दूसरे के एनिमीज थे। तो वो एनिमीज क्या कर रहे थे, जो क्रिसमस ईव थी, मतलब क्रिसमस ईव, क्रिसमस से एक दिन पहले का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं क्रिसमस ईव। तो वो उन्होंने वो क्रिसमस ईव सेलिब्रेट किया, ना कि वॉर लड़ा उन्होंने, ना कोई लड़ाई की, ना कुछ किया। उसके बदले उन्होंने क्या किया, क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। तो ये एक अनयूजुअल थिंग थी जो कि उस बैटलफील्ड पर हुई थी, और इसी के बारे में उस लेटर में लिखा हुआ था। दे एंजॉयड टुगेदर जर्मन ड्रिंक्स एंड सॉसेज। और उन दोनों एनिमीज ने साथ में क्या एंजॉय किया, जर्मन ड्रिंक्स, मतलब जो भी ड्रिंक्स थी उन दोनों के पास, एक दूसरे के पास जो उन्होंने ड्रिंक्स थी एक दूसरे के साथ शेयर की। सॉसेजेस, जो भी उनके पास खाने पीने का सामान था वो भी उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किया। एंड देयर कैरल्स वर प्रेज्ड बाय ईच अदर। कैरल्स मतलब कि खुद के जो गीत हैं या फिर उनके जो गाने होते हैं, उनके कोई ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स होते हैं, वो उन दोनों ने वो एक दूसरे की तरफ से जब वो गाना चालू किए तो उन्होंने एक दूसरे का साथ भी दिया और एक दूसरे की प्रशंसा भी की, या फिर एक दूसरे को प्रेज भी किया कि बहुत अच्छा गाना गाया है, या फिर जो कुछ भी है। मतलब उन्होंने उस बैटलफील्ड पर वॉर लड़ने के बजाय, लड़ाई लड़ने के बजाय, क्रिसमस से एक दिन पहले ईव पर, मतलब कि क्रिसमस ईव पर उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ वो क्रिसमस ईव सेलिब्रेट किया, एक दूसरे के साथ अपनी ड्रिंक्स शेयर की, एक दूसरे के साथ अपने खाने पीने का सामान शेयर किया, एक दूसरे के साथ गाना गाया, एंजॉय किया। इट वॉज अ वंडरफुल इवेंट दैट हैड हैपन ऑन द बैटलफील्ड। और यही वो अनयूजुअल थिंग थी, एक वंडरफुल थिंग थी जो कि उस बैटलफील्ड पर उस दिन हुई। और इसी सब घटना के बारे में इस लेटर के अंदर लिखा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन। What jobs did Han Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? ये कौन थे, हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन? हैंस वॉल्फ थे जर्मन ऑफिसर, जिम मैकफर्सन कौन थे, ब्रिटिश ऑफिसर। तो ये दोनों एक दूसरे के एनिमी थे, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से सेलिब्रेट कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तब इन्होंने एक दूसरे के पास्ट के बारे में एक दूसरे से बात की। और इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, व्हाट जॉब्स डिड हैन वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन सोल्जर बनने से पहले वो क्या काम किया करते थे, या फिर आर्मी में आने से पहले वो लोग क्या काम किया करते थे? तो इसमें आंसर में क्या बताया है, जिम मैकफर्सन वाज अ स्कूल टीचर। जो जिम मैकफर्सन थे जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो क्या करते थे, एक स्कूल टीचर थे, स्कूल के अंदर पढ़ाया करते थे। और जो जर्मन ऑफिसर हैन वॉल्फ थे वो क्या थे, यूज्ड टू प्ले अ सेलो इन अ ऑर्केस्ट्रा। सेलो बजाया करते थे, सेलो होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्केस्ट्रा के साथ वो सेलो बजाया करते थे। ये बातें उन्होंने कब की, जब वो क्रिसमस ईव के दिन एक दूसरे के साथ बैठे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, तब उन्होंने एक दूसरे के पास्ट के बारे में, फैमिली के बारे में, सबके बारे में जब वो बात कर रहे थे, तब उन्होंने एक दूसरे को बताया था कि जो हैंस वॉल्फ थे वो क्या थे, एक स्कूल टीचर, सॉरी, जो जिम मैकफर्सन थे वो एक स्कूल टीचर थे, और जो हैंस वॉल्फ थे वो एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो प्ले किया करते थे, सेलो बजाया करते थे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन फोर्थ। Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, डॉर्सेट नाम की एक जगह है जो कि कहां पर है, ब्रिटेन में। ठीक है, तो had Hans Wolf ever been to Dorset? लेकिन जो हैंस वॉल्फ थे वो कहां के थे, जर्मनी के थे। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ऐसी कुछ बातें हुई थी जिससे पता चलता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में ऐसे पता चलता है कि क्या कभी जो हैंस वॉल्फ थे वो डॉर्सेट गए थे, और अगर वो गए थे तो, और अगर वो नहीं गए थे या फिर गए थे, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? तो उन्होंने ये क्यों कहा कि वो जो वहां की जो बातें हैं, जो डॉर्सेट की बातें हैं, वो जानते थे। ठीक है, क्योंकि क्या थे, देखो हैंस वॉल्फ जो थे वो जर्मनी के थे, वो जर्मनी में रहते थे, लेकिन जो डॉर्सेट नाम की जो जगह थी वो थी ब्रिटेन के अंदर। फिर भी उन्होंने कहा कि वो डॉर्सेट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, अपन आंसर के अंदर देखेंगे। नो, ही हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। आंसर में आपको बताया कि नहीं, जो हैंस वॉल्फ थे वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे। ही लर्न अबाउट द प्लेस फ्रॉम स्कूल एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उन्होंने उस जगह के बारे में, डॉर्सेट के बारे में कहाँ पढ़ा था, अपने स्कूल के बारे में पढ़ा था, और वहां के बारे में उन्होंने इंग्लिश बुक के अंदर पढ़ा था। मतलब जर्मन लैंग्वेज के अंदर नहीं, वो इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोला करते थे, क्योंकि ये सब उन्होंने कहाँ सीखा था,
अपने स्कूल के अंदर। जो डॉर्जेट नाम की जो जगह है उसके बारे में भी उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ा, और जो इंग्लिश में जो वो बात किया करते थे, या फिर उन्होंने जिम मैकफरसन से बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात की थी, तो इंग्लिश भी उन्होंने कहाँ सीखी? अपनी स्कूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है, डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या जिम मैकफरसन वॉर से वापस लौटकर अपने घर आए थे? हाउ डू यू नो दिस? आपको कैसे पता कि वो आए थे या फिर नहीं आए थे? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या जिम मैकफरसन वॉर से जिंदा वापस अपने घर लौटे थे, और अगर लौटे थे या नहीं लौटे थे तो वो कैसे नहीं लौटे थे? आंसर है इसका, जिम मैकफरसन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वॉर। जिम मैकफरसन वॉर से अपने घर वापस नहीं लौटे थे। ऑन अ टिन बॉक्स इट वाज रिटन इन क्लमजीली हैंड राइटिंग। जो वो टिन का बॉक्स था, जो ब्लैक कलर का टिन बॉक्स जो कि राइटर को मिला था, उसके अंदर क्लमजीली राइटिंग के अंदर, मतलब क्लमजीली राइटिंग ऐसी होती है जैसे मतलब थोड़ी सी ऐसे गड़बड़ राइटिंग है ना, जैसे हाथ अपने हिलते रहते हैं ज्यादा, थोड़ा सा घबराहट में, वैसी राइटिंग के अंदर उस टिन के बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर। ये जो जिम का लास्ट लेटर है, मतलब वो जो कोनी थी, जो इनकी वाइफ थी, उस टिन के बॉक्स को संभाल के रखा था। उसके अंदर काफी सारे लेटर्स उन्होंने रख रखे थे, और वो जो टिन का जो बॉक्स था उसके ऊपर उन्होंने, जिम मैकफरसन ने अपने लास्ट टाइम पर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर। उन्होंने जिसके अंदर एक लेटर रखा था वो जिम का लास्ट लेटर था, रिसीव्ड जनवरी 25, जो कि उनको कब मिला? जनवरी 25 को 1915 के अंदर। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। अब टाइम कम्स का मतलब है यहाँ पर जब जिम मैकफरसन की डेथ हो जाएगी, जब वो उस वर्ल्ड को छोड़कर चले जाएंगे, तब वो उनके साथ ही बरी कर दिया जाए। बरी कर दिया जाए मतलब दफना दिया जाए, उनके साथ ही उसको रख करके दफना दिया जाए। दिस लाइन सपोर्ट्स आवर आंसर, और यही लाइन सपोर्ट करती है हमारे आंसर को। इसके अंदर क्लियरली नहीं कहीं पे भी ये मेंशन नहीं हुआ है कि वो वॉर के दौरान मारे गए थे या फिर वो मर गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो राइटर को जो टिन का बॉक्स मिलता है, जो टिन का बॉक्स था ब्लैक कलर का, जिसके अंदर राइटर को वो लेटर मिला था, जो टिन बॉक्स उनको उस टेबल से मिला था, उस टिन के बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था इट वॉज रिटन इन क्लमजीली हैंड राइटिंग। एक घबराहट भरी हैंड राइटिंग के अंदर उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये मेरा लास्ट लेटर है, जो कि उनको कब मिला था? 25 जनवरी 1915 को। और वो जो डिब्बा है, जो वो बॉक्स है, वो उन्हीं के साथ दफना दिया जाए, उन्हीं के साथ दफना दिया जाए जब उनकी डेथ हो, जब वो बॉक्स उन्हीं के साथ दफना दिया जाए। तो आपको पता चल गया, इन लाइनों से आपको पता चलता है कि वो जब वो बॉक्स उनके साथ ही मिला था, जब वो बरी करे जा रहे थे, जब उनको दफनाया गया था, तब वो बॉक्स उन्हीं के साथ था। इसका मतलब था कि वो घर वापस नहीं लौटे थे। दिस लाइन सपोर्ट्स आवर आंसर। इस लाइन से हमें पता चलता है कि जिम मैकफरसन घर वापस नहीं लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिडपोर्ट? अब जो ऑथर थे, जो राइटर थे हमारे, वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे, है ना? द ऑथर वेंट टू द ब्रिडपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसेस कोनी मैकफरसन। तो जो राइटर थे उन्होंने उस लेटर को पढ़ा, उस लेटर के अंदर जो वो लेटर था वो मिसेस कोनी के लिए लिखा हुआ था, इसलिए वो मिसेस कोनी को वो लेटर वापस लौटाने के लिए गए थे ब्रिडपोर्ट। क्योंकि उस लेटर के अंदर मेंशन था, जो एड्रेस मेंशन था उसके अंदर ब्रिडपोर्ट नाम की जगह थी, यहाँ पर मिसेस कोनी का घर था, इसलिए उस लेटर को लौटाने के लिए जो हमारे राइटर हैं वो गए थे लेटर को लौटाने के लिए मिसेस कोनी के पास। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वाज द मिसेस मैकफरसन नाउ, वेयर वाज शी? अब इस टाइम पर जो मिसेस कोनी थी या फिर जो मिसेस मैकफरसन थी, वो कितनी एज हो चुकी थी उनकी, और इस टाइम पर वो कहाँ थी? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बात तो कब की थी, जब ये लेटर वेटर जब मिला था, ये 1914 की बात थी जब वो लेटर लिखा गया था, है ना? लेकिन अब बहुत टाइम बीत चुका था, तो अब हमसे पूछा गया है कि अब जो मिसेस कोनी थी, जो मिसेस मैकफरसन थी, उनकी एज क्या हो गई है, और अब इस समय पर वो कहाँ है? तो आंसर में आपको क्या बताया, मिसेस मैकफरसन वाज 101 ईयर्स ओल्ड। अब मिसेस मैकफरसन वो कितने साल की हैं? 101 साल की, 101 ईयर्स ओल्ड हैं। और शी वाज इन ए नर्सिंग होम सिचुएटेड एट
डॉर्सेटर रोड नेम्ड एज बर्लिंगटन हाउस। एक एड्रेस दिया अब आपको, डॉर्सेस्टर रोड नेम्ड बर्लिंगटन हाउस। अब वो कहां पर है, क्योंकि वो शायद बीमार रहती होंगी या जो भी अपन ने बताया था, जैसे अपन को लेटर के अंदर लिखा हुआ था उनके घर में आग लग गई थी, तो उनको बचा करके कहां लेकर गए, एक नर्सिंग होम में, जिसका नाम क्या था, बर्लिंगटन हाउस। तो आपको पहले ये बता दिया गया है कि जो मिसेस मैकफरसन थी वो अब 101 साल की थी और इस टाइम पर वो एक नर्सिंग होम में थी, जो कि वो नर्सिंग होम कहां पर था, डॉर्चेस्टर रोड नेम्ड एज बर्लिंगटन हाउस। डॉर्चेस्टर रोड पर एक बर्लिंगटन हाउस नाम का एक नर्सिंग होम है, वहां पर जो मिसेस मैकफरसन है इस टाइम पर है। द प्लेस वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, और जो वो जगह थी वो टाउन के दूसरे पार थी या फिर दूसरी तरफ थी। तो जो हमारे राइटर हैं वो ड्राइव कर करके वहां पर पहुंचते हैं। पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु डिड कोनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वाज। अब जब राइटर जाकर के मिलते हैं मिसेस कोनी से, तो अब कोनी को कुछ भी याद नहीं होता, कोनी को पता नहीं होता कौन है, कौन आया, कौन नहीं आया। तो मिसेस कोनी क्या सोचती हैं या फिर मिसेस मैकफरसन क्या सोचती हैं कि जो उनसे मिलने आया है वो कौन है। मिसेस मैकफरसन को क्या लगता है कि जो उसके पास जो विजिटर आया है या फिर जो राइटर हमारे जो ऑथर है उनके पास गए हैं वो कौन है। मिसेस मैकफरसन ने क्या सोचा, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, कोनी मैकफरसन थॉट हर विजिटर वाज हर ओन हस्बैंड। कोनी मैकफरसन या फिर मिसेस कोनी ने सोचा कि जो उसको लेटर लौटाने आए हैं, जो उससे मिलने आए हैं, वो उनके खुद के हस्बैंड हैं, वो उनके खुद के जिम मैकफरसन है। उनको ये लगा कि उनके हस्बैंड ही उनके पास वापस लौट आए हैं, जिम मैकफरसन जो कि उनका नाम था। तो आपको बता दिया गया है जब वो अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो भी उनकी हालत है अभी, जब ये विजिटर जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे राइटर हैं, जब उनसे मिलने जाते हैं तो मिसेस मैकफरसन कोनी को लगता है कि जो उनसे मिलने आए हैं वो कौन है, मिस्टर जिम मैकफरसन है, जो कि उनके हस्बैंड है। क्वेश्चन नंबर 2, which sentence in the text show that the visitor did not try to hide his identity। क्वेश्चन 2 है कि आपको किन लाइनों से लगता है कि जो विजिटर उनके पास मिलने गए थे मिसेस कोनी के पास, विजिटर कौन थे अगेन, हमारे राइटर थे, जो उनसे मिलने गए थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई। मतलब जो मिसेस कोनी समझ रही थी कि मिस्टर मैकफरसन उनसे मिलने आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आईडी नहीं छुपाई, उन्होंने अपनी पहचान नहीं छुपाई और उनको बता दिया। ऐसा आपको किन लाइनों से पता चलता है। आंसर में क्या लिखा हुआ है, द सेंटेंस, जो आपकी बुक के अंदर, जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो हमारे राइटर ने वहां जाकर के क्या बोला था, मैं मिसेस मैकफरसन का एक फ्रेंड हूं जो कि उनके लिए क्रिसमस का तोहफा लेकर आया है, क्रिसमस का गिफ्ट लेकर आया है। इन लाइनों से हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई थी, उन्होंने बता दिया था कि उनके एक फ्रेंड है और उनके लिए क्रिसमस का एक गिफ्ट लेकर आए हैं। तो ये लाइनें हमारी जस्टिफाई कर देती हैं कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई थी। शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। और इन लाइनों से पता चलता है कि जो राइटर हैं हमारे, उन्होंने ये बात छुपा के नहीं रखी थी कि वो उनके हस्बैंड है या फिर जो कुछ भी है, उन्होंने कुछ झूठ बोला हो कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ। उन्होंने जाकर वहां पर उस नर्सिंग होम में यही बताया कि मैं मिसेस कोनी का या फिर मिसेस मैकफरसन का एक फ्रेंड हूँ जो कि उनके लिए क्रिसमस का एक प्रेजेंट लेकर। नेक्स्ट है आपका वर्किंग विद द टेक्स्ट, जो कि पेज नंबर आपके 16 पर है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। क्या लगता है कि जो कोनी है उन्होंने जिम का लेटर कितने टाइम से अपने पास रखा हुआ था, और गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आपका जो आंसर है उसका रीजन भी बताना है हमको। क्या है आंसर इसका, आई थिंक शी मस्ट हैव बीन केप्ट जिम्स लेटर टिल देयर हाउस कॉट फाइन। फाइन यहाँ पे फाइन नहीं, यहाँ पे फायर। क्या तो क्या है इसके अंदर हमारे साथ, इसका आंसर क्या है, आई थिंक शी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर। उसने, जो कोनी है, उन्होंने जो है जिम का लेटर कब तक अपने पास रखा था, उन्होंने तब तक अपने पास रखा था जब तक उनके घर में आग नहीं लग गई। मैं चैप्टर में पढ़ा था लास्ट में उनके घर में आग लग गई थी, फिर वो किसी हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी। तो हमें कोई फिक्स तो पता नहीं है या फिर हम लोगों के पास ऐसा कुछ कोई लाइंस नहीं है जिससे हम बता सकें इतने सालों तक उन्होंने रखा था। लेकिन हाँ, हम ये सोच सकते हैं कि जब तक उनके पास होगा, जब तक उनके घर में आग नहीं लग गई थी।
तो हम ये सोचते हैं कि जब तक उनके घर में आग नहीं लगी थी तब तक उन्होंने जिम का लेटर अपने पास रखा। द रीजंस आर देयर, क्योंकि ऐसा है कि द रोल टॉप डेस्क वाज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी, क्योंकि जिस डेस्क के अंदर वो जो लेटर मिला था वो डेस्क कब की थी, अर्ली 19th सेंचुरी की थी। द डेट ऑन द लेटर इज 26 दिसंबर 1914, और लेटर के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी वो कब की लिखी हुई थी, 26 दिसंबर 1914 की। एंड मोर ओवर शी वॉज नाउ 101 ईयर ओल्ड, और अब वो कितने साल की हो चुकी थी, जो मिस कोनी थी वो 101 ईयर ओल्ड हो चुकी थी। ऑल दीज रीजन सपोर्ट माई आंसर, और इन सब जो ये सब जो रीजन है इससे हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आपको क्यों लगता है कि वो डेस्क जो है वो बेच दी गई थी और कब बेची गई होगी? इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, द डेस्क आई थिंक मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस गॉट फायर। वो डेस्क तब बेची गई होगी जब उनके घर में आग लगी थी। एज इट वॉज बैडली बर्न्ट इट मस्ट हैव बीन सोल्ड टू ए जंक डीलर बाय मिसेस मैकफरसन। और जब वो टेबल बुरी तरीके से जल गई थी तब वो टेबल शायद मिसेस मैकफरसन ने किसी जंक शॉप वाले को बेच दी थी। शी लेफ्ट देन द प्लेस टू लिव इन द नर्सिंग होम, और उसके बाद उन्होंने वो जो घर था जो पुराना जो जल गया था उसको छोड़ करके वो एक नर्सिंग होम में रहने चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट द गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब हैंस वॉल्फ और मिस्टर मैकफरसन जब एक दूसरे से मिले थे तब वो लोग ये बातें कर रहे थे कि वॉर के बदले दोनों लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए, गेम्स होने चाहिए। गेम्स इसलिए होने चाहिए क्योंकि वो गेम्स में ना तो कोई मरेगा व्यक्ति, है ना, क्योंकि गेम्स में तो कोई ऐसा मरता तो है नहीं। वॉर में क्या होता है, गोलियां चलती हैं या फिर बहुत कुछ होता है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं। गेम्स में क्या होता है, या तो एक हार जाता है या फिर एक जीत जाता है। तो वो लोग यही बातें कर रहे थे कि वॉर भी क्या होना चाहिए, गेम की तरह होना चाहिए, जो जीत गया वो जीत गया और वो जो हार गया जो हार गया। तो यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन है, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक, जिम और हैंस को क्यों लगता था कि गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कि झगड़ा सुलझाने के लिए, किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए गेम्स क्यों अच्छे हैं या फिर हमें गेम्स क्यों खेलने चाहिए। डू यू एग्री? क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एज नो वन डाइज इन द गेम और स्पोर्ट्स इट कैन बी राइट वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू नेशंस ऑफ टू सोसाइटी। क्योंकि क्या होता है, स्पोर्ट्स में या गेम्स में कोई भी आदमी मरता नहीं है, और क्या होता है, इट कैन बी राइट वे, ये एक सही तरीका हो सकता है टू रिजॉल्व, किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए, चाहे वो दो सोसाइटी के बीच में हो या फिर दो नेशंस के बीच में भी क्यों ना हो। ठीक है, स्पोर्ट्स नेटिव मेक चिल्ड्रन ऑर्फन और नॉर मेक वाइफ्स विडोज। स्पोर्ट्स या गेम्स से क्या होगा कि कोई भी जो बच्चा है वो ऑर्फन नहीं होगा, अनाथ नहीं होगा, या फिर किसी की भी वाइफ जो है वो विडो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अगर वॉर के अंदर कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई आदमी मर जाता है, तो क्या होगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसकी वाइफ भी क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ भी वो विडो हो जाएगी। तो गेम्स में ऐसा नहीं होगा। गेम्स में क्या होगा, किसी के भी फादर नहीं मरेंगे, किसी का भी हस्बैंड नहीं मरेंगे, तो क्या होगा, ना तो कोई विडो होगी ना भी कोई ऑर्फन होंगे। इट वुड बी द बेटर फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, और गेम और स्पोर्ट्स क्या है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल बेटर चीज है कि वॉर के बदले क्या होना चाहिए, हमारे नेशंस के बीच में या फिर सोसाइटी के बीच में या फिर कंट्रीज के बीच में गेम्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। क्या आपको लगता है कि जो दो कंट्रीज की जो आर्मी है, उन दोनों के सोल्जर्स एक दूसरे की तरह होते हैं, मतलब एक दूसरे की तरह ही होते हैं, या फिर एक दूसरे से अलग होते हैं? तो अपना आंसर बताइए और उसका एविडेंस भी दीजिए कि आपको किस चीजों से पता चलता है कि दोनों तरफ के सोल्जर सेम होते हैं या फिर दोनों अलग होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, सोल्जर्स आर लाइक ईच अदर एंड दे आर नॉट ऑल आर डिफरेंट। सोल्जर्स तो क्या होते हैं, सोल्जर भी इंसान ही है। सोल्जर्स भी क्या हैं, चाहे दो कंट्री के हों चाहे वो कहीं के भी हों, सोल्जर है तो इंसान ही, वो भी सब लोग सेम ही है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। बोथ वांटेड पीस एंड हार्मनी, दोनों ही सोल्जर्स जो हैं या फिर दोनों तरफ के सोल्जर क्या हैं, शांति चाहते हैं ना, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, कोई वॉर नहीं चाहते, दोनों की तरफ के जो सोल्जर हैं वो शांति चाहते हैं। They enjoyed wine and meat together, celebrated Christmas on the battlefield। और इस स्टोरी के अंदर जैसे मैं बताया गया था कि बैटलफील्ड पर जहाँ पे वॉर होने वाला था, तो उन्होंने वॉर लड़ने के बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, उन्होंने खाना पीना एक साथ में खाया।
मोreover दे प्लेड फुटबॉल, और इससे भी ज्यादा उन्होंने क्या किया, फुटबॉल भी खेला, वहां पर एक फुटबॉल का मैच खेला। एट नाइट दे अपॉल्डेड ईच अदर बाय द सिंगिंग कैरोल्स, और दोनों जो है, दोनों तरफ के सोल्जर जो हैं, जब अपनी अपनी जगह चले गए थे तब उन्होंने कैरोल भी गाए थे। कैरोल मतलब कोई गाना होता है जो उनके जो उनका जो वो अपने वो नेटिव जो सॉन्ग होते हैं वो उन्होंने गाए, और दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट भी किया। और वॉल्फ ऑल्सो नरेटेड दैट ईच सोल्जर मस्ट विश द फाइट टू द एंड सून एंड दे वांटेड टू गो होम्स। और जो वॉल्फ थे, जो हैंस वॉल्फ थे, वो क्या उन्होंने बोला था, उन्होंने यही बोला था जल्दी से ये जो वॉर की सिचुएशन है ये खत्म हो जाए और हम सब सोल्जर्स भी और हम सब लोग भी अपने अपने घर को लौट सकें। इवन दे वांटेड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बाय स्पोर्ट्स, और उन्होंने ये भी सोचा था कि ये जो झगड़े हैं, ये जो वॉर की जो सिचुएशन है, ये गेम से हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो इन लाइनों से हमें पता चलता है कि क्या होना चाहिए, जो हमारी जो आर्मीज के बीच में जो सारे सोल्जर हैं, चाहे वो किसी भी आर्मी के हों, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे दूसरी किसी कंट्री की आर्मी हो, सारे सोल्जर सेम ही होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन द कॉमन एट क्रिसमस। ऐसी चीजों को हमें देख करके बताना है, कैसी चीजों को, जहां पर कि ब्रिटिश और जर्मन दोनों जो सोल्जर्स हैं बिकेम फ्रेंड्स, मतलब दोनों एक दूसरे के दोस्त बने थे। हमें उस लेसन की किस लाइनों से पता चलता है कि ब्रिटिश और जर्मन जो सोल्जर्स है दोनों आपस में फ्रेंड्स बन गए थे, और फाइंड द थिंग्स इन कॉमन एंड क्रिसमस, और दोनों के बीच में कौन सी चीजें कॉमन थी उस क्रिसमस के दिन। तो हमारा आंसर क्या है, द जर्मन्स विश्ड हैप्पी क्रिसमस टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। जर्मन्स ने सबसे पहले क्या किया था, ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनको मैरी क्रिसमस जो है वो विश किया था। आफ्टर दैट दे थॉट ऑफ हैविंग ए पार्टी एंड नो मैंस लैंड विद स्नैप्स एंड सॉसेजेस। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ में, जब पहले उन्होंने एक दूसरे को विश किया, उसके बाद में उन्होंने ये सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, वो जो नो मैंस लैंड है जहां पर की बॉर्डर बनी हुई थी, उस जगह पर हम लोग पार्टी करते हैं। क्या मतलब कुछ खाना पीना खा करके हम लोग वहां पे पार्टी करते हैं। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड इट बेयरली एंड वार्म हार्टली, और ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, इस बात से एग्री किया, और वो भी उनके पास में गए और उस पार्टी को साथ में उन्होंने एंजॉय किया। They became friends and shared each other's goodwills and times of peace by enjoying eating, laughing, drinking and talking. और जब वो एक दूसरे से मिले तब दोनों ने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया, और क्या क्या किया, उन दोनों ने मतलब एक दूसरे को विश किया और क्या किया, एंजॉइंग ईटिंग, खाना पीना खाया, खूब हंसे मिले, सब कुछ बातें बातें की, और एक दूसरे से खूब सारी हंसी मजाक भी किया। बिसाइड्स दे प्लेड फुटबॉल दैट वाज वॉन बाय द जर्मन्स 2 goals to 1, और इसके अलावा उन्होंने एक फुटबॉल का मैच भी खेला जिसमें कौन जीत गए, जर्मन्स जीते, और उन्होंने कितने गोल किए, 2 गोल्स उनसे ज्यादा किए थे, है ना, आपको बता रखा बाय 2 goals to 1, मतलब जो वो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1 गोल किया और उनके अगेंस्ट में उन्होंने 2 गोल्स किए, तो वो मैच जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट। कोनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, हमने चैप्टर के एंड में पढ़ा था कि कोनी को जो बेस्ट जो क्रिसमस प्रेजेंट मिला था वो क्या था, व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और वो जो गिफ्ट मिला था वो उनकी लाइफ का या उनके का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट कैसा था, मतलब क्यों था वो। तो हम आंसर में पढ़ते हैं, जिम्स लास्ट लेटर वाज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट। जिम का जो लास्ट लेटर था जो कि उस रोल टॉप डेस्क के अंदर से मिला था, वो उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। ही वॉज अवे ऑन द फ्रंट, शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिज रिटर्न। क्या करती थी कोनी, क्या करती थी, हमेशा ही जिम मैकफरसन के लौटने का वेट करती रहती थी। अनफॉर्चुनेटली हर हाउस कॉट फायर एंड शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया था, उसके घर में आग लग गई थी, उसने अपना सारा सामान खो दिया था, उसका सारा सामान जल चुका था। So after so many years when she got her husband's letter on the Christmas Eve, she lost in memory. और इतने सालों बाद जब उसको अपने जिम मैकफरसन का, उसके जो हस्बैंड है जिम मैकफरसन का, जब उसको लेटर जब उसको वापस मिला, तो वो जो चीज थी, she lost in memory, वो उनकी यादों में खो गई। So it is the best Christmas present in the world for her. ये जो लेटर था उनके लिए क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट था ये वर्ल्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी सुटेबल फॉर इट, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स। क्या आपको लगता है कि जो टाइटल है इस चैप्टर का जो नाम है, क्या वो इस स्टोरी के सुटेबल है, या इस स्टोरी को सूट करता है, या फिर आपके पास इस स्टोरी के लिए कोई और टाइटल हो सकता है, तो वो आपको बताना है।
क्या आंसर के अंदर द एंटायर स्टोरी रिजॉल्व्स अराउंड द लेटर दैट बिलोंग्स टू मिसेस मैकफरसन, सॉरी हाँ मिसेस मैकफरसन। क्या है इसके अंदर, ये जो पूरी स्टोरी है ये कहाँ घूमती रहती है, उस लेटर के इर्द गिर्द, उस लेटर के आसपास। अबाउट द लेटर, पूरी जो स्टोरी है वो उस लेटर के बारे में ही है। इट इज रियली वैल्यूएबल फॉर कॉनी मैकफरसन एज इट टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट फॉर हर। और ये जो लेटर था वो कॉनी मैकफरसन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और एट द लास्ट ये जो लेटर है वो कॉनी मैकफरसन के लिए सबसे ज्यादा जो है वो बेस्ट वो क्रिसमस प्रेजेंट बना था उनके लिए। नथिंग कैन बी थॉट बियॉन्ड द लेटर, और इस लेटर के अलावा हम कुछ सोच नहीं सकते इस स्टोरी के अंदर। सम अदर टाइटल्स में भी, और कुछ ऐसे अदर टाइटल्स हो सकते हैं जो कि आपको वो सजेशन दिए गए हैं, जैसे कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिसमस प्रेजेंट। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक तो होता है ऑर्डिनरी जो कि नॉर्मल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब जो कि नॉर्मल नहीं है ना। तो मतलब मुझे तो लगता है कि सेम ही वो टाइटल वापस से बता दिया, जबकि थोड़ा सा चेंज है कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिसमस प्रेजेंट, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रेजेंट है उसको दिया गया। द मोस्ट अडोरेबल क्रिसमस प्रेजेंट, या फिर सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट, तो नियरली उसी टाइटल के जैसे ही कुछ टाइटल है, बस थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट। देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।